हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 161 टू क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 161, कंसिडर द रिवेटेड जॉइंट शोन इन फिगर, द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ पी इज। एक रिवेटेड जॉइंट यहाँ पर गिवन है, एक मेन प्लेट 12 mm और दो कवर प्लेट है 6 mm 6 mm की। इस रिवेटेड जॉइंट में आपको मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू बताना है पी की कितनी होगी। स्मॉल पी, ये स्मॉल पी है और ये कैपिटल पी है। स्मॉल पी का मतलब यहाँ पर पीच है और कैपिटल पी कंप्रेसिव फोर्स। तो आपको मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू बताना पी पीच की कितनी होगी। ऑप्शन ए 50 mm, बी 60 mm, सी 72 mm और डी है 96 mm। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू देखेंगे पीच की आईएस कोड के अकॉर्डिंग, और मिनिमम वैल्यू भी हम देखेंगे मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। यदि इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम की जगह मिनिमम आ जाता है तो इसका आंसर क्या होगा वो भी हम देख लेंगे। यदि आपने स्टार्टिंग से देखा है डिज़ाइन ऑफ स्टील के सारे पार्ट, तो कमेंट करके आपको बताना है कि ये जो कनेक्शन दिया हुआ है इस कनेक्शन को हम क्या कहेंगे। जो मेन प्लेट है और ये दो कवर प्लेट है, तो इस कनेक्शन का नाम क्या है। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10, शायद क्वेश्चन नंबर 10 होगा, उसमें मैंने आपको बताया था, पार्ट फर्स्ट या सेकंड पार्ट हो सकता है, वहाँ पर मैंने आपको कनेक्शन बताए थे रिवेट जॉइंट के जो कनेक्शन होते हैं। तो कमेंट करके बताइए इसका नाम क्या होगा। रिवीजन कर लेते हैं हम यहाँ पर। ग्रॉस डायमीटर और डायमीटर ऑफ रिवेट होल का मतलब होगा जो प्लेट है उस प्लेट में जो होल किया जाता है उस होल का डायमीटर, प्लेट में जो होल होगा रिवेट होल जिसको कहा जाता है उसका डायमीटर, या हम कह सकते हैं कि ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट वो कितना होता है। डायमीटर ऑफ रिवेट या नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 या प्लस 2। 1.5 कब करते हैं, जब रिवेट का नॉमिनल डायमीटर, या सिंपली हम कह सकते हैं कि रिवेट का जो डायमीटर होता है वो 25 या उससे कम हो तो हम 1.5 से प्लस करेंगे, और 25 से यदि अधिक होगा तो हम 2 प्लस करते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में दिया हुआ, वैसे इसका यूज़ नहीं है रिवेट डायमीटर का इस क्वेश्चन में। 20 mm आपको गिवन है, तो 20 mm का मतलब क्या होगा, 25 से कम है, तो ग्रॉस डायमीटर कितना हो जाएगा 20 प्लस 1.5, तो कितना होगा ये 21.5 mm ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट और डायमीटर ऑफ रिवेट होल। पीच की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। पीच का मतलब क्या होगा, इज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ रिवेट्स इन अ रो मेजर्ड अलोंग डायरेक्शन ऑफ लोड। ये लोड पी है, यदि इसकी डायरेक्शन में हम देखते हैं, इस डायरेक्शन में दो रिवेट की सेंटर से सेंटर की जो स्पेसिंग होगी उसको कहा जाता है पीच। ये स्मॉल पी है, ठीक है, ये पीच होगी। सेकेंड हम यहाँ पर गोज डिस्टेंस देख लेते हैं। गोज इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिवेट्स ऑफ एडजेसेंट रो मेजर्ड एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। जिस तरीके से हमने पीच की डेफिनेशन देखी थी अलोंग दी लोड, तो गोज क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। जो रिवेट होंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो रिवेट की सेंटर से सेंटर की जो डिस्टेंसिंग होगी वो कहलाएगी गोज, गोज डिस्टेंस। आईएस कोड 800-1984 के अकॉर्डिंग रिवेट एंड रिवेटिंग में हम यदि पिच की बात करते तो मिनिमम पिच होती है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ रिवेट्स शुड बी नॉट लेस देन 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट। और नॉमिनल डायमीटर हमें गिवन है कितना है 20, तो 2.5 टाइम्स का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो ये कितना होगा 50 mm। तो क्वेश्चन 161 में मिनिमम पिच यदि पूछा जाता है तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होता, लेकिन आपको मैक्सिमम पिच पूछा गया तो मैक्सिमम कितनी होगी, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट रिवेट्स, ये डेफिनेशन है, इन अ लाइन लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस शैल नॉट एक्सीड 16T or 200 mm विच एवर इज लेस इन द टेंशन मेंबर। तो पहला यहाँ पर टेंशन मेंबर के लिए दिया गया है 16T और 200, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, टी का मतलब थिकनेस ऑफ प्लेट, जो प्लेट यूज़ की गई है कनेक्शन में उसकी थिकनेस, और कंप्रेशन के लिए कितना होगा 12T और 200, मतलब दो यहाँ पर केस है। टेंशन के लिए यदि हम बात करेंगे तो 16T होगा और कंप्रेशन के लिए 12T और 200।
तो क्वेश्चन में आपको लोड दे दिया, आप देखोगे लोड की डायरेक्शन कंप्रेसिव है, तो मैक्सिमम पिच कितनी हो जाएगी 12T और 200, इन दोनों में से जो कम होगा विच एवर इज लेस। थिकनेस 6 mm आपको गिवन है, ठीक है, ये मिनिमम थिकनेस हम लेंगे 6 mm, तो कितना हो जाएगा आंसर यहाँ पर 72 mm। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे, मिनिमम के लिए ऑप्शन ए और मैक्सिमम के लिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 161 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 162 synthetic rubber used for elastomeric bearings should have respectively hardness and ultimate tensile elongation of। सिंथेटिक रबर का हम यूज़ करते हैं इलास्टोमेरिक बेयरिंग के लिए, तो उसकी हार्डनेस और अल्टीमेट टेंसाइल इलोंगेशन कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 65 एंड 400%, ऑप्शन बी 65 एंड 350%, सी 55 एंड 400% और ऑप्शन डी 55 एंड 350%। IRC 83 के अकॉर्डिंग इलास्टोमर क्या होता है और इलास्टोमेरिक बेयरिंग क्या होता है वो हम देख लेते हैं। एनी मेंबर ऑफ अ क्लास ऑफ पॉलीमेरिक सब्सटेंस obtained after vulcanization and possessing rubber like properties, especially the ability to regain shape almost completely after large deformation। इलास्टोमर का मतलब क्या हो जाएगा कि जो पॉलीमेरिक सब्सटेंस होता है उसका जब वल्कनाइजेशन किया जाता है, वल्कनाइजेशन का मतलब एक केमिकल प्रोसेस होती है जिससे कि हम क्या करते हैं कि जो पॉलीमेरिक सब्सटेंस है उसको उसकी प्रॉपर्टीज़ को रबर जैसा बना देते हैं, और इस तरीके से बनाते हैं कि उसकी जो एबिलिटी होगी वो कैसी होगी, उस पर जब लोड लगाया जाता है तो लार्ज डिफॉर्मेशन भी यदि आता है और लोड हटाने पर वो डिफॉर्मेशन वापस क्या होगा, जीरो हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि उसमें जो डिफॉर्मेशन आया है वो कंप्लीटली क्या होगा, जीरो हो जाएगा और ओरिजिनल शेप में बॉडी आ जाती है। तो उस मटेरियल को हम क्या कहेंगे, इलास्टोमर। और कैसे बनाया जाता है वो वल्कनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। वल्कनाइजेशन मतलब प्रोसेस होगी, केमिकल एक प्रोसेस होती है। इलास्टोमेरिक बेयरिंग, a bearing consisting of one or more internal layers of elastomer bonded to internal steel laminates by the process of vulcanization। इलास्टोमर की जो लेयर्स होती है एक या एक से अधिक लेयर हो सकती है, स्टील लेमिनेट्स वहाँ पर किया जाता है, जो लेमिनेट्स होगा वो स्टील का होगा। इलास्टोमर की जो लेयर्स होगी उसमें लेमिनेट स्टील की होगी, और प्रोसेस कौन सी होगी, वल्कनाइजेशन। द बेयरिंग केटर्स फॉर ट्रांसलेशन एंड और रोटेशन ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर बाय इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो इलास्टोमेरिक बेयरिंग का यूज़ हम जनरली कहाँ पर करते हैं, जो ब्रिज होता है, ब्रिज में हम क्या करते हैं, ब्रिज में जो सुपर स्ट्रक्चर होगा उससे जो ट्रांसलेशन या रोटेशन आता है उसको बियर करता है इलास्टोमेरिक बेयरिंग्स। ये तो हमने यहाँ पर इनको डेफिनेशन देख ली है और क्या होता है वो समझ लिया। अब क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक टेबल यहाँ पर मैंने अटैच की है, टेबल है, इसमें टेबल में गिवन है प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टोमर। तो जो क्वेश्चन पूछा गया उतनी ही मैंने यहाँ पर क्रॉप करके लगाई है। हार्डनेस की बात करते हैं, पॉलीमर की जो हार्डनेस होती है यूनिट है IRHD। तो वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी वैल्यू होगी 60 ± 5, तो मिनिमम होगी 55 और मैक्सिमम कितनी होगी 65। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम देखेंगे, मैक्सिमम कितनी है 65 हार्डनेस। सेकेंड मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये भी याद रख लो आप, ये भी क्वेश्चन आ सकता है 17 मेगापास्कल। 1.3 मिनिमम एलोंगेशन एट ब्रेक 400%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 65 एंड 400%। और ये हार्डनेस की यूनिट क्या है IRHD। इसका मतलब क्या होगा, इंटरनेशनल रबर हार्डनेस डिग्री। क्वेश्चन नंबर 162 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 163, अ स्टील प्लेट इज 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 mm thick. A rivet of nominal diameter 18 mm is driven. The net sectional area of the plate is। एक स्टील प्लेट है जिसकी विड्थ कितनी है 30 सेंटीमीटर और थिकनेस है 10 mm। रिवेट का नॉमिनल डायमीटर 18 mm दिया है। नेट सेक्शनल एरिया आपको बताना है प्लेट का कितना होगा। जो आंसर्स आपके गिवन है वो किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है उसको सभी को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे।
स्टील प्लेट विड्थ 30 सेंटीमीटर, थिकनेस 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और नॉमिनल डायमीटर है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ग्रॉस डायमीटर निकालेंगे और उसको फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब इसका सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होगा वो देख लेते हैं हम। एक ये स्टील प्लेट है, ठीक है, ये एरिया आपको निकालना है। ये आपको गिवन है कितना है, बी, कैपिटल बी, और ये थिकनेस है टी। यदि यहाँ पर कोई होल नहीं किया जाता है प्लेट में तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू टी, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पर हमने एक होल कर दिया है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, इस होल को हम माइनस कर देंगे, बी माइनस जो होल का डायमीटर होगा ये हो जाएगी इसकी विड्थ इंटू थिकनेस। यदि हमने 2 होल किए हैं तो 2 डायमीटर को माइनस कर देंगे, जितने होल करेंगे उतने माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी माइनस एन डी इंटू टी। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, नॉमिनल डायमीटर 18, और ये हमने क्वेश्चन फर्स्ट में डिस्कस किया था, नॉमिनल डायमीटर दिया है तो उससे हम डायमीटर ऑफ रिवेट होल कैसे निकालते हैं, या तो 1.5 से प्लस करते हैं या 2 से प्लस करेंगे। तो इस केस में ये 25 से कम है तो हम क्या करते हैं, 1.5 से प्लस कर देंगे। डायमीटर ऑफ रिवेट होल कितना होगा, 19.5 mm, 10 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर में होगा 1.95 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे जो आंसर्स दिए गए वो सेंटीमीटर में गिवन है। द नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट बी माइनस एन डी इंटू टी, बी है 30 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ रिवेट 1, डायमीटर कितना है 1.95 सेंटीमीटर, थिकनेस 1 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 28.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 163, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 164, अ कैंटिलीवर स्टील बीम ऑफ 3 मीटर स्पान कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर इंक्लूसिव ऑफ सेल्फ वेट। एक कैंटिलीवर स्टील बीम है, स्पान कितना है 3 मीटर, यूडीएल कितना है 20 किलो न्यूटन पर मीटर इंक्लूसिव ऑफ सेल्फ वेट, उसमें सेल्फ वेट भी है। द बीम कंप्राइज ISLB 200/198 न्यूटन पर मीटर, फ्लेंज 100 mm इंटू 7.3 mm, वेब थिकनेस 5.4 mm, ये सब इनकी डिटेल्स दी गई है। बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस इन द बीम आर रिस्पेक्टिवली, आपको बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस बताना है बीम में कितनी होगी। ISLB का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइए, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का जो हमारा जो सीरीज स्टार्ट हुई थी क्वेश्चन नंबर 1 से 10, उसमें मैंने फर्स्ट में आपको बताया था। तो ये भी मुझे बताइए आप। ये गिवन है कैंटिलीवर बीम, स्पान है 3 मीटर, यूडीएल 20 किलो न्यूटन पर मीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैक्सिमम है गिवन है वो कितना है 1696.6 सेंटीमीटर 4, वेब थिकनेस TW 5.4 mm, सिग्मा और टाउ आपको निकालना है बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, और किस में निकालना आपको, न्यूटन पर mm स्क्वायर। सबसे पहले आपको देखना है कि जो आंसर्स हैं उसमें यूनिट क्या है, उस यूनिट में हम कन्वर्ट करेंगे। तो यदि ऑप्शन आप देखोगे तो ऑप्शन आपको न्यूटन पर mm स्क्वायर, या इसको क्या कहा जाता है, मेगा पास्कल। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट यदि हम कैंटिलीवर की बात करते हैं तो कैंटिलीवर में मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट यूडीएल के केस में कितना होता है, WL स्क्वायर बाय 2, और शियर फोर्स होता है WL। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, किलो न्यूटन मीटर में आएगा, उसको कन्वर्ट कर लेंगे न्यूटन mm में, 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। बेंडिंग स्ट्रेस की बात करते हैं तो बेंडिंग इक्वेशन आपको पता होगी, वहाँ से बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा M/IXX इंटू y यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ISLB गिवन है 200, ये 200 का मतलब उसकी डेप्थ गिवन है, टोटल डेप्थ। तो y कितना हो जाएगा D/2, तो कितना होगा 100, सिग्मा यहाँ पर हो जाएगी 530.47 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और शियर स्ट्रेस कितनी होगी, शियर फोर्स डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ वेब इनटू डेप्थ। थिकनेस ऑफ वेब 5.4 है और डेप्थ 200 है, तो शियर स्ट्रेस कितनी हो जाएगी 55.5। क्वेश्चन नंबर 164 ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 165,
Which one of the following is the most important consideration in the design of riveted joint between structural members when the centroid of the rivets does not coincide with the axis of the load? तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यदि जो सेंट्रॉइड है, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल मेंबर है उसका सेंट्रॉइड कॉन्साइड नहीं हो रहा है एक्सिस ऑफ लोड, तो वहाँ पर इसेंट्रिसिटी होगी, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, इसेंट्रिसिटी होगी। तो इसके ऑप्शंस तो ज़्यादा लेंदी, हम यहाँ पर डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये कॉलम फ्लेंज है, ठीक है, एक प्लेट यहाँ पर कनेक्टेड है, यदि लोड यहाँ पर हम लगाते हैं तो ये जो रिवेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रिवेट है इसका सेंट्रॉइड कहाँ पर होगा, इसका सेंट्रॉइड यहाँ पर कहीं होगा, सेंट्रॉइड, ठीक है। तो सेंट्रॉइड और लोड ये दोनों कॉन्साइड नहीं हो रहे, तो यहाँ पर एसेंट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हो मैंने प्लान में बनाया है, ये सेंट्रॉइड है, ये लोड पी है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो इस केस में क्या होगा वो हमें देखना है। फॉर इसेंट्रिक रिवेटेड कनेक्शन, ये क्वेश्चन भी हम इस टाइप के, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यदि आप स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट सारे रिपीट होंगे, ये भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। इसेंट्रिक रिवेटेड कनेक्शन के लिए डायरेक्ट शियर फोर्स कैसे निकालते हैं, जो लोड गिवन है एक्सटर्नल लोड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिवेट्स, तो यहाँ से क्या निकलेगा, डायरेक्ट शियर फोर्स निकलेगा एक रिवेट में। पी लोड विथ इसेंट्रिसिटी ई और एन है नंबर ऑफ रिवेट्स। सेकेंड शियर फोर्स या उसको टेंजेंशियल फोर्स कहा जाता है ड्यू टू इसेंट्रिसिटी। तो पहला तो डायरेक्ट शियर फोर्स था और सेकेंड क्या होगा, इनडायरेक्ट, या सिंपली उसको शियर फोर्स कहेंगे या उसको टेंजेंशियल फोर्स भी कहा जाता है। वो कितना होता है, पी ई आर डिवाइडेड बाय समेशन आर स्क्वायर, और आर है रेडियल डिस्टेंस ऑफ रिवेट फ्रॉम सेंट्रॉइड। ये सेंट्रॉइड है तो यहाँ से ये रेडियल डिस्टेंस, ये जो है R1 R2 इस तरीके से डिस्टेंस होगी, और रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, आर पी स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर प्लस 2RP RM कोस थीटा। तो सभी रिवेट के लिए हम निकालते हैं रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट हम देखेंगे किस रिवेट में ज़्यादा होगा। जिस भी जो रिवेट क्रिटिकल होगा वहाँ पर रिजल्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, और वो किससे कम होना चाहिए, रिवेट वैल्यू से, तभी तो हमारा जो रिवेट कनेक्शन है वो सेफ होगा। रिवेट कनेक्शन सेफ कब होगा, जब रिवेट पर जो लोड आ रहा है, जैसे शियर फोर्स है, डायरेक्ट शियर फोर्स है, रिजल्टेंट है, वो रिवेट वैल्यू से कम हो, तभी सेफ होगा। तो इसका जो ऑप्शंस होगा वो हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट क्यों होगा, द शियर फोर्स कॉज्ड इन ईच रिवेट ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ द लोड इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द रिवेट फ्रॉम दिस सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड है, of the rivet group, and the maximum resultant force in any rivet should not exceed the rivet value। तो रिजल्टेंट रिवेट वैल्यू से एक्सीड नहीं होना चाहिए, और जो शियर फोर्स हैं वो ईच रिवेट में क्या होगा, इसेंट्रिसिटी के कारण प्रोपोर्शनल टू द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द रिवेट। जो आर है, आर की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यदि आर एम की बात करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियल डिस्टेंस आर, ठीक है। और ये तो समेशन है इसकी, यदि हम डिनोमिनेटर में देखते हैं तो समेशन आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, जितने भी रिवेट है उनकी रेडियल डिस्टेंस है। लेकिन जिस रिवेट में हम निकालते हैं, जैसे RM हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं, RM फर्स्ट, पहले वाले रिवेट में निकालेंगे तो यहाँ पर PER, R की जगह क्या हो जाएगा R1। जिस रिवेट में निकालेंगे उसकी रेडियल डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा RM। क्वेश्चन नंबर 165 ऑप्शन सी इज करेक्ट। दूसरे ऑप्शन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऑप्शन ये इनकरेक्ट क्यों है, ए बी और डी। क्वेश्चन नंबर 166 द कॉमन एजम्पशंस डेट ऑल रिवेट्स शेयर इक्वली अ नॉन इसेंट्रिक लोड इज वैलिड एट अ लोड। यहाँ पर आपको एजम्पशंस बताना है, क्या होगा एजम्पशंस, यदि सभी रिवेट्स शेयर करते हैं इक्वली नॉन इसेंट्रिक लोड। नॉन इसेंट्रिक का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पर इसेंट्रिसिटी जीरो हो, इसेंट्रिसिटी क्या हो, जीरो हो, तो उसको हम कॉन्सेंट्रिक कह सकते हैं, जो कि सेंट्रॉइड से पास हो रहा है लोड का जो
लाइन ऑफ एक्शन है। व्हेन द अप्लाइड लोड इज नॉन इसेंट्रिक, या उसको कॉन्सेंट्रिक कहेंगे, जो रिवेट है उसके सेंट्रोइड से पास हो रहा है लोड, इट इज एज्यूम्ड डेट ऑल द रिवेट इन द रिवेटेड कनेक्शन शेयर द अप्लाइड लोड इक्वली। दिस एजम्पशन इज वैलिड। ये जो एजम्पशंस हैं ये वैलिड कब होगा? जब अप्लाइड लोड इज इक्वल टू द फेलियर लोड। अप्लाइड लोड क्या हो? इक्वल हो फेलियर लोड के। क्वेश्चन नंबर 166 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 167, एट द लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज, ऑप्शन ए रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट, ऑप्शन बी कर्वेचर इज इनफाइनाइट, सी मोमेंट इज इनफाइनाइट, ऑप्शन डी फ्लेक्सुरल स्ट्रेस इज इनफाइनाइट। प्लास्टिक हिंज पे हम बात करते हैं, जो मोमेंट होता है वो किसके बराबर हो जाता है? प्लास्टिक मोमेंट के बराबर होगा। तो ऑप्शन सी तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं। एट द लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज curvature is infinite and moment is equal to the plastic moment capacity while radius of curvature at plastic hinge 0। जो प्लास्टिक हिंज है वहाँ पर कर्वेचर इनफाइनाइट होता है और जो मोमेंट होगा वो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के बराबर हो जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं तो वो कितनी होगी? प्लास्टिक हिंज पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 होती है। इसका मतलब क्या होगा? इनफाइनाइट रोटेशन कैन अकर एट फुली प्लास्टिक सेक्शन। यदि कोई सेक्शन फुली प्लास्टिक है तो वहाँ पर रोटेशन कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट रोटेशन होगा और जो मोमेंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के बराबर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो 0 होगी। ऑप्शन बी कर्वेचर इज इनफाइनाइट, ऑप्शन बी क्या होगा? बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 167 ऑप्शन बी कर्वेचर इज इनफाइनाइट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 168, Z purlins may be fixed in the either orientation A or B as shown in figure. Which one of the following statement is correct in this regard? Orientation A is structurally more efficient than orientation B. कंपेयर करना है ओरिएंटेशन ए और बी। ये जो पर्लिन्स आपको गिवन है ये यहाँ से ये ऐसा बना हुआ है पर्लिन्स, जेट पर्लिन्स है, ठीक है। ये एक पर्लिन, ये जेट यहाँ पर बना हुआ और एक ये है। इन दोनों को कंपेयर करना है कि जो ओरिएंटेशन है। तो थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर पर्लिन्स क्या होता है। पर्लिन्स आर बीम्स यूज्ड ऑन द ट्रसेस टू सपोर्ट द स्लोपिंग रूफ सिस्टम। जो स्लोपिंग रूफ सिस्टम होता है उसको सपोर्ट के लिए पर्लिन्स का यूज़ किया जाता है बीम के रूप में। दे आर प्लेस्ड इन एन इंक्लाइंड पोजिशन ओवर द मेन राफ्टर्स ऑफ द ट्रसेस। मेन राफ्टर के ऊपर इंक्लाइंड पोजिशन पे होती है। ये पर्लिन्स हैं। आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, ये पर्लिन्स। ये टॉप कॉर्ड ऑफ रूफ ट्रस, ठीक है। अरेंजमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो पर्लिन्स का। और ये भी क्वेश्चन एक पूछा गया था, इसी हमने सीरीज में हमने देखा था स्टील की। दे आर प्लेस्ड इन द इंक्लाइंड पोजीशन ओवर द मेन राफ्टर ऑफ द ट्रसेस। क्यों प्लेस किया जाता है? टू अवॉइड बेंडिंग इन द टॉप कॉर्ड ऑफ द रूफ ट्रस। इट इज़ थ्योरेटिकली डिजायरेबल टू प्लेस पर्लिन्स ओनली एट द पैनल पॉइंट। यदि बेंडिंग को हमें अवॉइड करना है तो जो पर्लिन होता है उसको हम कहाँ पर प्लेस करते हैं? पैनल पॉइंट पे। और पैनल पॉइंट का मतलब सिंपली क्या होता है? जो जॉइंट होंगे वहाँ पर हम प्लेस करते हैं, बीच में कहीं पर प्लेस नहीं करना आपको। यदि ये राफ्टर है, ठीक, ये राफ्टर है और यहाँ पर कनेक्शन है, तो यहीं पर हम क्या करते हैं? पर्लिन्स को प्लेस करते हैं। यहाँ पर यदि करेंगे तो इस राफ्टर में बेंडिंग आ जाएगी। तो पैनल पॉइंट का सिंपल मतलब होता है जॉइंट, also called a joint. It is the location on a truss where the web members and top or bottom chords intersect and the connected by the metal connector plates. तो ये कनेक्शन होता है, जॉइंट होता है सिंपल। अब क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। The location of shear center for the Z purlins coincide with the centroid. Therefore, both the orientations are structurally equally efficient. मतलब इस तरीके से यदि हम इसको प्लेस करते हैं या इस तरीके से करते हैं, दोनों ओरिएंटेशन सेम होंगे, इक्वली एफिशिएंट होंगे। जैसे यहाँ पर यदि बात करते हैं तो इस तरीके से जेट को प्लेस करो, इस तरीके से करो,
दोनों सेम होंगे क्योंकि इसका शेयर सेंटर और सेंट्राइड दोनों कॉन्साइड होंगे, तो ये दोनों एफिशिएंट, दोनों पोजीशन में एफिशिएंट होंगे। शेयर सेंटर का मतलब होता है पॉइंट ऑन द बीम सेक्शन वेयर लोड इज अप्लाइड एंड नो ट्विस्टिंग इज प्रोड्यूस्ड। जब लोड अप्लाइड किया जाता है और वहाँ पर ट्विस्टिंग प्रोड्यूस नहीं हो रही तो उसको हम क्या कहेंगे, शेयर सेंटर। क्वेश्चन नंबर 168, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बोथ द ओरिएंटेशन आर स्ट्रक्चरली इक्वली एफिशिएंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 169, फॉर एन आई बीम द शेप फैक्टर इज 1.12, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन बेंडिंग इज 1.5, if the allowable stress is increased by 20% for the wind and earthquake loads, then the load factor is। आप देख सकते हो कितने कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ईएस में पूछे गए हैं। यदि आप स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने आपको शेप फैक्टर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लोड फैक्टर, ये तीनों की डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको। यदि आप स्टार्टिंग से देखोगे तो ये आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, अभी भी मैं समझा दूंगा आपको, आपका रिवीजन हो जाएगा। शेप फैक्टर आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं। गिवन है शेप फैक्टर 1.12 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। अलाउेबल स्ट्रेस को इंक्रीज्ड किया जाता है 20%, तो लोड फैक्टर कितना होगा ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय अलाउेबल स्ट्रेस। यदि हम अलाउेबल स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं, with increase in the allowable stress the factor of safety will reduce to, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी जितनी भी है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में 1.5 गिवन है, पहले अलाउेबल स्ट्रेस कितनी थी, 1 थी, उसको यदि हमने जितनी भी थी मान लो उसको हमने इंक्रीज किया 20%, ठीक है, तो 100% थी पहले, तो उसको इंक्रीज करके 20% और इंक्रीज किया तो कितना हो जाएगा 1.2, तो 1.2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 1.25। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगी, रिड्यूस होगी यदि हम अलाउेबल स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं, देख भी सकते हैं। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय अलाउेबल स्ट्रेस, तो यदि अलाउेबल स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिक्रीज होगी, और जितना परसेंट हम इंक्रीज करते हैं, जैसे 20% इंक्रीज किया तो 1.2 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा 1.25। और लोड फैक्टर की भी डेफिनेशन हमने देखी थी, क्या होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू सेफ फैक्टर, 1.25 इंटू 1.12, लोड फैक्टर कितना होगा 1.4। ये मैंने आपको डिटेल में वहाँ पर समझाया था। शेप फैक्टर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के लिए भी हमने देखे थे, एक लिस्ट मैंने आपको बताई थी, वहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन बने थे। लोड फैक्टर भी हमने देखा था, कंपेयर किया था इनको। क्वेश्चन नंबर 169 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 170, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड इन प्लेट गर्डर्स टू। ये स्टिफनर्स भी मतलब हम मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं पहले, जो ईएस में अब क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ईएस के होंगे। पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिपीट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 170, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड इन प्लेट गर्डर्स टू। प्लेट गर्डर की बात करते तो वहाँ पर प्लेट को आपस में कनेक्ट किया जाता है, ये वेब प्लेट होती है, ये फ्लेंज प्लेट होगी, टॉप फ्लेंज प्लेट, और ये बॉटम फ्लेंज प्लेट। वेब इज रिलेटिवली लार्ज इन डेप्थ एंड थिन। यदि प्लेट वेब की बात करते हैं तो वेब क्या होती है, डेप्थ ज़्यादा होती है उसकी और थिकनेस कम होती है। इट इज़ पुअर इन कंप्रेशन एंड हैंस द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्टिकल एंड डायगोनल बकलिंग इज ऑलवेज देयर। तो ये कंप्रेशन में पुअर होती है, कमज़ोर होती है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है उसमें डायगोनल बकलिंग या वर्टिकल बकलिंग होने की। तो हम क्या करते हैं, उस बकलिंग को रोकने के लिए स्टीफन का यूज़ करते हैं। वेब में हम क्या करते हैं, स्टीफन कर देते हैं वेब को, या तो वर्टिकली करेंगे या हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं वेब में, जिससे कि बकलिंग को रोका जा सके। तो स्टीफनर का यूज़ क्यों करते हैं, वेब बकलिंग को रोकने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 170 ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।